नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे, आपके परिवार के सभी लोग भी अच्छे होंगे। खुश रहिए, खुश रखिए, अच्छे वातावरण को फैलाइए। प्रतिदिन एक वृक्ष रोपण कीजिए या करवाइए। प्रतिदिन आपको नहीं बोल रहे, लेकिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क कीजिए। उन्हें बोलिए कि अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधों को लगाएं। खुश रहिए और खुश रखिए। चलिए आगे चलते हैं। सावित्रीबाई फुले, हमने देखा कि शुरुआत से बात करते हैं। 1831 3 जनवरी 1831 में उनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के नायगांव में उनका जन्म हुआ। उनकी माता जी का नाम लक्ष्मीबाई, पिताजी का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फूले के साथ हुआ, ज्योतिबाई फूले के साथ हुआ। और 9 वर्ष की उम्र में यानी 1840 में उनका विवाह हुआ। लेकिन जो ज्योतिबा फूले थे वह भी महिलाओं की शिक्षा के लिए जागृत थे। वह भी चाहते थे कि महिलाओं की शिक्षा आगे बढ़े। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात सावित्रीबाई फूले को भी अध्ययन आगे करवाया। उसके बाद में सावित्रीबाई फूले ने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। तत्पश्चात 1948 में उन्होंने पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में कन्याओं के लिए एक विद्यालय खोला। लेकिन वहाँ विद्यालय में उन्होंने देखा कि कैसे जो अपृष्य जाति, अपृष्य समुदाय की बालिकाएं थी, उनको विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। तो उन्होंने 1851 में यानी 18 जो महाराष्ट्र का पहला कन्या विद्यालय खोला, उसके 3 वर्ष बाद ही उन्होंने अपृष्य समुदाय की बालिकाओं के लिए भी विद्यालय खोल दिया। आगे का वर्णन आगे बढ़े। सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का बहुवचन है। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखर एकदम सामने विरोध अकरोत यानी किया। सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने मुखर प्रयोग किया, विरोध किया। मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको उस गलती का एहसास करवाया। मुखरम बिल्कुल खुलकर विरोध किया। ठीक है। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितई मिलिता। वाह। विद्वानां यानी विधवाओं के, बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। विधवाओं के शिरो यानी सिर, मुंडन यानी गंजा करवाना, उसका मुंडन कर देना, शिरोमुंडन। शिरोमुंडन के निराकरण के लिए, रोकने के लिए, सा यानी वह, साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से, नापित ही यानी नाइयों से, मिलिता यानी मिली। सामाजिक कुरीतियाँ थी कि महिलाओं को गंजा कर दिया जाता था, उनका मुंडन करवा दिया जाता था। इसलिए वह साक्षात नाइयों के पास जाके मिली कि और इस विधि का उन्होंने, इस रीति का उन्होंने विरोध किया। फलतः केचन नापिताः अस्य रूढौ सहभागिता अत्यजन्। फलतः यानी फलस्वरूप, केचन यानी कुछ, नापिता यानी नाइयों ने, नाइयों के द्वारा, अस्याह यानी इस, रूढ़व यानी रूढ़ी का, रीति रिवाज का, सहभागिता यानी सहभागिता, अत्यजन यानी त्याग दिया। ठीक है। तो फलस्वरूप जब सावित्रीबाई फूले नाइयों से मिली तो नाइयों ने भी सावित्रीबाई फूले का साथ दिया और उन्होंने इस प्रथा का त्याग कर दिया। एक बार सावित्रीबाई ने मार्ग में दृष्टम देखा यत की कूपम कुएं के निक्षा पास में क्षीण वस्त्रावृता, क्षीण यानी फटे पुराने, वस्त्र यानी वस्त्र, आवृत यानी धारण किए, फटे पुराने वस्त्रों को धारण किए हुए, तथा कथित यानी जो बोल दिया गया, मतलब कथा कथित बोल सकते हो हिंदी में भी, निम्न जाति की काश्चित कुछ नारियां जल पातुम पीने के लिए याचनते मांग रही थी। एक बार सावित्रीबाई ने मार्ग में देखा
कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने हुई तथाकथित यानी जिनको कहा जाता था इस प्रकार निम्न जाति यानी निम्न जाति की काश्चित कुछ नारियां जलम जल पातुम यानी पीने के लिए याचनती यानी मांग रही थी, जल पीने के लिए मांग रही थी, कुएं के पास खड़ी होकर जल पीने के लिए मांग रही होंगी। उच्च वर्गों की उपहासम कुर्वन्तः उपहास करते हुए कुएं से पंचमी विभक्ति एक वचन कुएं से जल उद्धरणम जल को लेने के लिए या जल को निकालने के लिए अवार्यन रोक रही थी। बताओ, मतलब सावित्री बाई ने देखा कि वो मार्ग से कहीं निकल रही होंगी और उच्च वर्गीय कुआं था। उच्च वर्गीय कुएं से मतलब कि कुआं था जिसपे उच्च वर्ग की महिलाएं ही जल निकाला करती थी। निम्न जाति की जो महिलाएं थी वो उस कुएं से जल लेने के लिए आतुर थी, मतलब वो उसमें से जल लेना चाहती थी पीने के लिए, और उच्च वर्ग के लोग उनके पर हंस रहे थे और जल को लेने से रोक रहे थे। देखिए आप प्राचीन विभूतियां, जबकि क्या कहा जाता है, पानी जैसी चीज तो जल दान महादान विद्यादान महादान दोनों से ही रोका जा रहा था। बताओ, मतलब जल जैसी चीज के लिए भी आप उच्च जाति निम्न जाति की जा रही थी। वह क्या समाज था। लेकिन आज हम जो ऐसे इतना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं ना, आज हमको ये बातें बहुत अजीब सी लगती है। ये इन जैसे महान बुद्धिशियां और विदुषियों के कारण ही हुआ है। ये विद्वान और विदुषियों ने ही हमारे जीवन को आज इतना अच्छा बनाया है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध करके, कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है कि सामाजिक कुरीतियां आज पूरी रूप से विनष्ट हो गई है, समाप्त हो गई, नहीं, आज भी समाप्त नहीं हुई है। समाज में आज भी व्याप्त है ये कुरीतियां, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है जितना कि देखा जा रहा है। ठीक है, आज भी देखा जाता है कि यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति है तो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, उसे आप अपने आसपास में नहीं बैठा रहे हैं। सुनिएगा, आप और मुझ में नहीं है ये भावना है, लेकिन आप अपने दादाजी परदादाजी के पास कभी सुने होंगे, अरे फलाना तो निम्न जाति का है, इसके पास तो भोजन करना या इसके घर जाके पानी इत्यादि पीना भी गलत है। तो ये सोच कहीं ना कहीं जो आज हम तक नहीं पहुंची है ना, वो इन विदुषियों, इन विद्वानों के कारण पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें ऐसा जीवन यापन करने के लिए बनाया। जो निम्न जाति के लोग होंगे वो तो बहुत बहुत धन्यवाद करते होंगे कि कहीं ना कहीं आज जो समाज में उन्हें दर्जा प्राप्त हुआ है वो इन लोगों के कारण प्राप्त हुआ है। अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने इन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और सभी को समान श्रेणी का दर्जा प्रदान किया। अंबेडकर जी ने ही इन जातियों को उच्च स्तर पर लाने के लिए ST, SC, OBC जैसी कैटेगरियों को डिवाइड किया। वो बात अलग है कि आज हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन अंबेडकर जी का तात्पर्य ये नहीं था। उनका तात्पर्य यही था कि जो लोग, मतलब हम लोग जिन्हें आगे नहीं आने दे रहे, हम लोग जिन्हें आगे नहीं आने दे रहे हैं, कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार है, वो तो कम से कम उन्हें आगे आने दे। यही कारण है कि अंबेडकर जी ने अपने संविधान में इन जातियों का वर्णन किया और इनका विभाजन किया, इनका बंटवारा किया। एकदा काश्चित नारी हो गया सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोति। सावित्री यानी सावित्री बाई, एतत् यानी यह, अपमानम यानी अपमान को, सोढुम यानी सहन करने के लिए, न यानी नहीं, शक्नोति यानी समर्थ थी। सावित्री बाई इस अपमान को सहन न कर पाई क्योंकि वो बहुत उच्च विचार की थी। वो जाति पाति चीजों को नहीं मानती थी और वो इन विचारों को समाज से हटाना चाहती थी। सा वह ता उन स्त्रियों को निज ग्रह, अपने घर को नित्यवती ले गई। ठीक है, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम, तालाब को दर्शित्वा दिखाकर अकथ्यत बोली, और यत की यथा इष्टम, अपनी इच्छा अनुसार, जलम यानी जल, नयत यानी ले जाओ। वहां जो उपहास कर रहे थे उच्च वर्गीय लोग, उन लोगों द्वारा निम्न जाति की स्त्रियों का अपमान सावित्रीबाई फुले बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह उन निम्न जाति की महिला को अपने घर ले गई और उनको तालाब दिखाते हुए बोली, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार जितना जल ले जाना चाहो ले जाओ।
सार्वजनिको अयम, यह सार्वजनिक तड़ाग है, सार्वजनिक तालाब है। ये उच्च निम्न किसी जाति का नहीं है, यह सार्वजनिक तालाब है। ऐसी है हमारी सावित्रीबाई फुले। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् यानी इससे, जल ग्रहण यानी जल ग्रहण में, जल ग्रहण के लिए, नास्ति नहीं है, जाति बंधनम यानी जाति बंधन। यहाँ जल ग्रहण में कोई जाति बंधन नहीं है। आप ये तालाब लो, खुद के घर का पास में जो तालाब बना होता, खुद के घर पे तालाब बना होता, क्योंकि निज ग्रह में है ना, जहाँ से वो जल ग्रहण करती थी, उसने कहा आप इस तालाब में जितना चाहो जल ले जाओ, ये जल, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक है, ये किसी जाति बंधन से बंधा हुआ नहीं है। ऐसी थी सावित्रीबाई फुले। तया, उसके द्वारा, मनुष्याणाम, मनुष्यों की, समानतया, समानता, स्वतंत्रया, स्वतंत्रता, और पक्ष यानी पक्ष, सर्वदा यानी सब प्रकार से, सर्वथा समर्थिता, सदैव समर्थित थी। वह मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में पूर्ण रूप से थी। वह किसी को उच्च जाति को, किसी को निम्न जाति का नहीं मानती थी, वो सबको समान एक दृष्टि से मानती थी। उच्च नीच जैसे गंदे भाव उसके मन में नहीं थे, वह सभी को एक ही दृष्टि से देखती थी। चलिए आगे चलते हैं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फूले दंपतयोः अवदानम महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल, जहाँ महिलाओं की सेवा इत्यादि, महिला सेवा मंडल से तात्पर्य होगा जैसे महिलाओं को उद्योग इत्यादि दिलाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको किसी प्रकार का स्थान देने के लिए। शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, बचपन में ही, मतलब गर्भ में ही जो शिशु बाल, अब शिशु बोला है इन्होंने, बालक या बालिकाओं की बात नहीं हुई है, उस पर प्रतिबंध है, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक संस्था खोली गई। इत्यादि ने इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना यानी स्थापना के लिए फूले दंपतयोः अर्थात सावित्रीबाई और ज्योतिबाई फूले, अवदान महत्वपूर्ण का जो दान है महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, उन्होंने जो प्रयत्न किया वह है महत्वपूर्ण है। नाम आ सकते हैं, देखो इनके ध्यानपूर्वक देख लीजिए। महिला सेवा मंडल या शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना के लिए फूले दंपति का जो अथक प्रयास था वह महत्वपूर्ण था। सत्य शोध मंडल से, सत्य शोध मंडल की गतिविधियों में अभी भी सावित्री अतीव बहुत अधिक सक्रिय यानी सक्रिय आश्रय थी। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई फुले अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल से मंडल का उद्देश्य आसित था उत्पीड़ित जिन समाजों को पीड़ित किया जाता था, उत्पीड़ित नाम समुदाय नाम आ गया, क्योंकि यहाँ पे उत्पीड़ित समुदायों के स्वाधिकार, अपने अधिकारों के प्रति अपने अधिकारों के प्रति की ओर जागरण करना। इस प्रकार अत्य सत्य शोध मंडल के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता था कि आपके क्या अधिकार हैं। शिक्षा आपका अधिकार है, समाज में समानता आपका अधिकार है, स्वतंत्रता आपका अधिकार है। फिर क्यों आप इस तरह का जीवन यापन कर रहे हो? क्यों आप कुछ वर्गीयों के उपहास का कारण बन रहे हो? अपने लिए लड़ो, खुद के लिए लड़ना सबसे पहला जरूरी है। आपका अधिकार है हर चीज पर, ऐसे बात नहीं है कि संविधान बना है तो ही अधिकार है। अधिकार तो पहले भी था, आप खुद दबते जा रहे हो, इसलिए आपको लोग दबाए जा रहे हैं। खुद उठो, एक बार अपने लिए आवाज उठाओ। जब सावित्रीबाई फुले दूसरे के लिए आवाज उठा रही हैं, तो आप खुद के लिए आवाज उठाओ, जरूर आपको आपका स्थान मिलेगा। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो निम्न वर्गीय लोग हो, आप अपने लिए एक बार आवाज तो उठाओ। क्योंकि स्पेशली मैं भारत की बात बता रही हूँ, हम भीड़ चाल चलते हैं। कोई एक जना आवाज उठाता है ना, उसके पीछे पीछे पीछे, क्योंकि आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। मुझे नहीं पता और जगह विदेशों में ऐसा होता ही नहीं होता, लेकिन मैं अपने भारत से परिचित हूँ। अगर एक जने ने आवाज उठाई ना, तो धीरे 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 एक दो लोग
फिर धीरे धीरे जुड़ेंगे, लेकिन वो जो उठाई आवाज वो बहुत कठिनाइयों का सामना करता है, क्योंकि लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन धीरे 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 लोग जुड़ जाते हैं। तो एक बार आप खड़े तो हो, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप अपने अपने अधिकारों को जानो, उनका उपयोग करो। इस तरह का जो लोगों का था जागरण करना, उनको जागरूक करना सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था। सावित्री संस्था, सावित्रीबाई ने अनेक संस्थाएं प्रशासन कौशल से संचालित होती। सावित्रीबाई ने ऐसी अनेक संस्थाओं का प्रशासन अपने कौशल से बहुत अच्छे से संचालित किया था। दुर्भिक्ष काले, महामारी का जो काल था, दुर्भिक्ष काले, भयंकर काल में, प्लेग काले, ठीक है, दुर्भिक्ष काल या अथवा और प्लेग काल में सा यानी वह पीड़ित जनानाम यानी पीड़ित लोगों का अशांतम यानी बिना विश्राम के, अर्थात बिना रुके बिना थके, अविरतम निरंतर च यानी और, सेवाम यानी सेवाम, अकरोत यानी क्या। जब दुर्भिक्ष काल आया, जब महामारी आई, जब प्लेग रोग आया, उस समय सावित्रीबाई ने पीड़ित लोगों का बिना थके हुए बिना रुके हुए निरंतर उनकी सेवा की। जैसे भी हमारे कोरोना काल चल रहा है, इसमें कई लोग सेवा कर रहे हैं, हमारी डॉक्टर है, पुलिस है, वो निरंतर हमारी सेवा में लगे हुए हैं। उसी भांति जब दुर्भिक्ष काल आया, प्लेग काल आया, तब पीड़ितों को लोगों की सेवा के लिए वह निरंतर बिना थके हुए उनकी सेवा करती रही। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा सब प्रकार से प्रयास अकरोत यानी किया। कोरोना काल में भी देखा ना, बहुत सारे उदार दिल वाले लोग थे जिन्होंने बहुत अपनी तरफ से सेवा दी। दैनिक भास्कर पत्र में, समाचार पत्र में उनके नाम भी आए। बहुत सारे लोगों ने गुप्त दान भी किया। लोगों ने अपने घर में खाना बना के, अपनी 2-4 लोगों की संस्था बना के, मतलब 2-4 लोग आपस में मिल गए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना के, जो लोग मतलब बाहर से प्रवासी थे, कहीं दूसरी जगह रहते थे, लेकिन यहाँ पे कार्य करने के लिए आए हुए थे, अब उनके पास खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था, या जैसे कोई रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला है, वो डेली कमाता है, डेली पैसे लाता है और डेली उसका घर चलता है, ऐसे लोगों की बहुत सारे लोगों ने सेवा की थी। हम सब ने देखा था, वो देखा हमने सबने, तो उस तरह से उनकी सेवा की गई। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारी सावित्रीबाई फूले थी, उन्होंने भी प्लेग काल में जो महामारी फैली, उस महामारी के समय उन्होंने बिना थके तो क्या किया, उनकी सेवा की जो पीड़ित लोग थे, और उसके अलावा उन्होंने सहायता सामग्री की भी व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, इस महारोग में, महामारी के काल में सेवारतः सेवा करते हुए, सा यानी वह, स्वयं यानी स्वयं, असाध्य रोगेण, इस असाध्य रोग के ग्रसित होकर 1897 में निधन को प्राप्त हो गई। 1897 में वह उनकी मृत्यु हो गई। ये 1 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 7 है। 1897 में वह निधन को प्राप्त हो गई। इस प्रकार सेवा करती हुई वह 1897 में उनका अपना जीवन समाप्त हो गया। देखा कैसे, मतलब आप शब्द नहीं बोल सकते हो कि कितना कष्ट सहा, लोगों की सेवा के लिए अनवरत प्रयास किए। ऐसी थी सावित्रीबाई फूले। साहित्य रचनाएं आपने सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री की महत्ता है। तस्याः, उसके काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उसके 2 काव्य संकलन थे, एक तो काव्य फूले और दूसरा सुबोध रत्नाकर जयंती। उनके 2 काव्य थे, पहला काव्य कौन था, काव्य फूले, और दूसरा सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला उत्थान का गहन बोध के लिए, यानी महिलाओं का उत्थान कैसे हुआ उसका अच्छी तरह से गहराई से अवबोध यानी जानने के लिए सावित्रीबाई महोदया का जीवन चरित्र आवश्यक अध्ययन करना चाहिए। कैसे सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं का उत्थान किया, उस
उसके गहन अध्ययन के लिए सावित्रीबाई फूले का, सावित्री जी का जीवन चरित्र अवश्य रूप से अध्ययन करना चाहिए। मतलब जो आज महिलाएं देश में प्रगति की ओर अग्रसर है, उसमें कहीं न कहीं हमारे सावित्रीबाई फूले का हाथ है। महाराष्ट्र जैसे जगह में उन्होंने प्रथम कन्या पाठशाला खोला। धीरे धीरे उन्होंने अपृश्य जाति की महिलाओं के लिए भी, बालिकाओं के लिए भी विद्यालय खोला। उसके बाद में उन्होंने जो महिलाओं का शिर मुंडन किया जाता था उसका विरोध किया। वह नाइयों से मिली, नाइयों ने भी उनका साथ दिया और नाइयों ने भी कहा कि अब हम शिरोमुंडन नहीं करेंगे। उसके अलावा जब उन्होंने मार्ग में देखा कि जो उच्च जाति के लोग हैं वह निम्न जाति की महिलाओं को कुएं से जल नहीं लेने दे रही, वो तो अलग उनका उपहास और कर रही है, तो सावित्रीबाई फूले बड़ी ही दयालु दिल वाली अपने ही तालाब में ले गई, मतलब जो उसके खुद के घर का तालाब था वहां ले गई और कहा यह आपका तालाब है, ये सार्वजनिक तालाब है, इसमें कोई उच्च जाति निम्न जाति नहीं है, आराम से आप इसमें जल ग्रहण कीजिए, जितनी इच्छा उतना जल ले जाइए। और उसके अलावा उन्होंने जो महामारी फैली, महामारी में उन्होंने बिना थके हुए निरंतर सेवा की और सेवा करते हुए 1897 में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। उन्होंने साहित्य रचना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। काव्य फूले तथा सुबोध रत्नाकर जैसे उन्होंने 2 काव्य लिखे। भारत में महिलाओं का उत्थान कैसे हुआ उसके गहन अध्ययन के लिए सावित्रीबाई का जीवन चरित्र जानना बहुत आवश्यक है। एक बार पूरी कहानी में हिंदी में बोल देती हूँ, ध्यान से सुन लेना। सिर्फ हिंदी में बोल रही हूँ, मैं संस्कृत में नहीं बोलूँगी। ऊपर निर्मित एक चित्र देखिए। यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह सामान्य पाठशाला नहीं है, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्ग में कुछ उसके ऊपर धूल और कुछ पत्थर फेंकते हैं, क्षिप्रति फेंकते हैं, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ बड़े हर्ष से वार्तालाप करती हैं। वह अध्यापन कार्य में भी संलग्न रहती है। उनका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है। कौन है यह महिला? क्या आप जानते हैं? यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। 3 जनवरी 1931 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम खंडूजी था। 9 वर्ष की वह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ 9 वर्ष की उम्र में उनका ज्योतिबा फूले के साथ विवाह हुआ। वह भी तदानीम उस समय अर्थात ज्योतिबा फूले के बता रहे हैं, ज्योतिबा फूले 13 वर्ष की थे क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने आग्रह के साथ आंग्ल भाषा का अध्ययन किया। 1848 में पुणे नगर में सावित्री तथा ज्योतिबा सावित्री ने अपने पति ज्योतिबा के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष में तो उन्होंने विद्यालय खोल लिया। 1851 में उन्होंने निम्न जाति की जो बालिकाएं थी उनके लिए अलग से विद्यालय खोला। सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने मुखर विरोध किया। विधवाओं के शिरोमंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी का इस रूढ़ी को निभाना उन्होंने अत्यजन त्याग दिया। एक बार सावित्रीबाई ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास जीर्ण शीर्ण कपड़े पहनी हुई कुछ निम्न जातीय नारियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहास करते हुए कुएं से जल ग्रहण करने के लिए रोक रहे थे। सावित्री ये अपमान सहन न कर सकी। वह उन महिलाओं को अपने घर ले गई। तालाब को दिखा करके बोली कि जितना जल चाहिए उतना ले जाइए। यह तालाब सार्वजनिक है, इससे जल ग्रहण करने में कोई जाति बंधन नहीं है। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता तथा स्वतंत्रता की पक्ष के लिए वह सर्वथा समर्थित थी, उसकी पक्षधर थी।
महिला सेवा मंडल तथा शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना के लिए फूली दंपति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितों समुदायों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेक संस्थाओं को उन्होंने बड़े अपने कौशल के साथ संचालित किया। प्लेग काल तथा दुर्भिक्ष काल में वह पीड़ितों की बिना थके हुए निरंतर सेवा करती रही। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए वह सदैव प्रयास करती रही। महारोग प्रसारकालीन महामारी के काल में सेवारत सेवा करती हुई वह स्वयं इस रोग से ग्रसित होकर 1897 में वह निधन को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके 2 काव्य संकलन है, काव्य फूले तथा सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए तथा गहन अवबोधन के लिए सावित्रीबाई महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।